शहर का जाना माना मूनस्टार ग्लोबल स्कूल शुरू कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग। मान्यता प्राप्त मूनस्टार ग्लोबल स्कूल का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड आधारित है और यहाँ एकेडमिक समेत करिकुलम एक्टिविटीज पर काफी जोर दिया जाता है। खासकर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो 30:1 है। टीचर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्ष 2020-21 की पढ़ाई 10 जून से ऑनलाइन लेक्चर के जरिए शुरू हो जाएगी। एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें सिर्फ एक पक्ष की बात सामने आई थी, पुलिस कार्रवाई की बात सामने आई। ये खबर थी कालसेकर अस्पताल की सीईओ डॉक्टर आफरीन सौदागर को रशीद कंपाउंड के समाज सेवक और स्थानीय नगर सेविका साजिया परवीन अंसारी के जेठ राजू अंसारी द्वारा धमकाने के आरोप की। हमने उस खबर में भी आप लोगों को स्पष्ट किया था कि राजू अंसारी से बात नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें फौरन जो है हिरासत में लेकर के फिर गिरफ्तार कर लिया गया था, कोर्ट में ले गए और वहां से 2 दिन की पीसी और फिर तीसरे दिन जो है अब कोर्ट से बेल होने के बाद राजू अंसारी जमानत पर रिहा मतलब होकर के आए हैं। और अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं पूरा मामला क्या था, क्या संबंध में उन्होंने सीईओ आफरीन सौदागर को तकरीबन बताया जाता है कि 25 फोन किए। ये फोन किस सिलसिले में थे? कोविड-19 का स्पेशल हॉस्पिटल है अभी कालसेकर, क्या मामला था, पूरी बातचीत करेंगे हम राजू अंसारी से। राजू भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। क्या पूरा मामला था उस दिन? आप लगातार जो है, जहां तक मुझे जानकारी है, नाइस वर्ल्ड पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी के तमाम पदाधिकारी, कुछ नगर सेवक मौजूद थे। उसमें सीईओ कालसेकर की आफरीन सौदागर भी मौजूद थी और मुझे लगता है कि उसी दरमियान आपने उनको फोन किए थे। क्या सिलसिले में आपने फोन किए थे? क्या ऐसी इमरजेंसी थी? जो हमारी जानकारी बता रही है कि आपने तकरीबन 25 या 27 फोन किए थे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने आए और मेरे पक्ष को रखने की आप कोशिश कर रहे हैं पूरे मुमरावासियों के सामने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 10:13 पर मुझे एडवोकेट चौधरी साहब ने फ़ोन किया और मुन्ना भाई, हमारे जो मुन्ना भाई शालम हैं, उनके फ़ोन से मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका डायबिटीज़ का जो लेवल है वो 548 था। उनका क्रिएटिन लेवल जो है वो 2.26 था, किडनी क्रिएटिन लेवल। उनका सैचुरेशन लेवल 60 था। उनका O2 लेवल जो है वो 70% के आसपास था, जिसकी वजह से उनकी वालिदा को ICU की ज़रूरत पड़ने वाली थी। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि राजू भाई, मैं कालसेकर में बहुत ट्राई कर रहा हूँ मगर मुझे ICU बेड नहीं मिल पा रहा है। मैंने सुना है कि आपके और कालसेकर हॉस्पिटल के सारे जो वहाँ के अहदेदार हैं उनसे बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात हैं। बोला जी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बोले ट्राई कीजिए, मुझे ICU बेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोला ठीक है। उसके बाद में 10:14 से लेकर के 10:38 तक के मैंने उनको तकरीबन 23 वॉइस कॉल किए हैं, 2 व्हाट्सअप कॉल किए हैं और एक फेसबुक कॉल किया है। ऐसे कुछ मिलाकर 25 या 26 कॉल किए गए हैं। करने के बाद में उनका फ़ोन जब नहीं उठा तब मैंने डॉक्टर खालिद अंसारी करके वहाँ के जो मेडिकल डॉक्टर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि वो पेशेंट जो है वो आप ही की पेशेंट है, क्योंकि आप ही के पास वो OPD में चेक करवा रही थी। बोले हाँ मुझे मालूम है और उनका सारा जो उनका मेडिकल हिस्ट्री जो होगी पूरी मुझे मालूम है। बोला सर उनको एडमिट करना पड़ेगा। बोले एडमिट करने के लिए आपको CEO मैडम से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो ICU वो ही देख रही हैं, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ICU देखूँ करके। और ICU फिलहाल खाली भी नहीं है, 4 वेटिंग चल रही है। 4 पेशेंट अभी वेटिंग में खड़े हुए हैं। उनको लेना तो मैं आपके पेशेंट को शायद नहीं ले पाऊंगा। फिर भी मैं आपको 3 नंबर देता हूँ, डॉक्टर इमरान का, डॉक्टर जावेद का और एक आसिफ मोमिन करके वहाँ के सुपरवाइज़र है उनका। ऐसा 3 लोगों का उन्होंने मुझे नंबर व्हाट्सअप किया या SMS किया, मुझे याद नहीं है, शायद व्हाट्सअप किया था। तो मैंने उसके बाद में फिर उन 3 लोगों को फ़ोन किया तो उसमें आसिफ मोमिन सर ने मेरा फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्हें ICU की ज़रूरत है, मगर अभी फिलहाल हमारे पास ICU खाली नहीं है और ICU के लिए सिर्फ आप मैडम से ही बात करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो शायद हमारे हाथ में नहीं और ICU पूरे कम्प्लीटली फुल है। मतलब ठीक है सर। मैंने फ़ोन रखने के बाद मुझे ऑफिस, जब मुन्ना भाई के फ़ोन से ऑफिस फ़ोन आया, मैंने उनसे कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आपकी वालिदा को आप न्यून हॉस्पिटल लेके चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर मिलिंद शिंदे हैं, मैं उनको बोल देता हूँ वहाँ पे इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक बेड खाली है। तो बोले ठीक है, हम लोग उसका वहाँ पे देख लेते हैं। उसका भी मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फ़ोन रख दिया। 11:25 पर कॉल बैक आया आफरीन सौदागर मैडम का, जो वहाँ की CEO हैं।
उन्होंने कहा राजू भाई आपने मुझे कॉल किया था, 25-25 कॉल किया आपने मुझे। बोला हाँ मैडम, मैं आपको कॉल इसके लिए कर रहा था कि एक पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नासाज है और उन्हें सख्त तौर पे आईसीयू की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया मैडम, मैंने 25-25 आपको कॉल किया। तो उन्होंने कहा मेरे पास आपका फ़ोन उठाने के अलावा भी मुझे बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। तो मैं बोला हाँ मैडम मुझे मालूम है आपको बहुत सारे काम रहते हैं। बोले नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं उठाया। बोला मैडम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खत्म हो चुका था। मेरा पहला कॉल जो है आपको 10:14 पर गया है। तो नहीं उसके बाद भी मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। मेरा सिर्फ काम ये नहीं कि सिर्फ आपके कॉल को मैं अटेंड कर दे रहा हूँ। मतलब ठीक है आप मैडम आप बात अटेंड कीजिए, मगर आपका काम जो है वो एक हॉस्पिटल को चलाना है, ना कि पॉलिटिकल गलियारों में घूमना है। आपने अपने काम को बखूबी अंजाम देना चाहिए। यहाँ पर पेशेंट्स मर रहे हैं। आपके यहाँ पर एक हादसा हो चुका है इससे पहले, एक पेशेंट एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी आपके यहाँ पर दम तोड़ दी थी। तो आपका जो पूरा जो ध्यान जो होना चाहिए, आपकी जो पूरी कंप्लीट जो आपकी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए वो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के पेशेंट्स होने चाहिए, ना कि पॉलिटिकल गलियारा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे फिर थोड़ा बदतमीजी से बात की कि नहीं मुझे आप मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोला मैडम मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी लेडी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर कैसा है कि आप मैं भी हमारी जो नगर सेविका है वो भी राष्ट्रवादी को ही बिलोंग करती हैं। तो मेरे जितेंद्र अवार्ड साहब से बहुत अच्छे ताल्लुक है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जब अक्सर जो विरोधी लोग हैं वो जितेंद्र अवार्ड साहब की वजह से मुझे भी कभी कभी अटैक करते हैं। चाहे वो MIM के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, वो मुझे भी अटैक करते हैं और आपको भी वो लोग अटैक कर सकते हैं पॉलिटिकली। क्योंकि आप किसी एक पॉलिटिकल अगर पार्टी को लेकर के अगर आप काम करेंगे अगर, तो ऐसा हो सकता है कि जो उस पार्टी के अपोजिशन के जो लोग हैं वो आपको घेरेंगे। तो ये मैंने उनको सिर्फ एक गुड फेथ के अंदर कहा था कि मैडम आपने न्यूट्रल रहकर के काम करना चाहिए। ठीक है आपके बहुत अच्छे रेपो होंगे या आपके बहुत अच्छा किसी के साथ में अगर बहुत अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब आप काम कर रही हैं तो काम आपको निष्पक्ष होकर के करना चाहिए। अच्छा ये कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपने धमकी दी कल 12 बजे आपके हॉस्पिटल पे पथराव होगा, लोग आएंगे पत्थर पड़ेंगे, आप देखना फिर क्या हालत होगी, ऐसी जो धमकी देने वाली बात थी ये कहाँ तक सच है? मैं तो जब सीनियर साहब ने जब मुझे बुलाया था तब मैडम वहाँ मौजूद नहीं थी। तब मैंने बोला कि आप सीनियर साहब मैडम को मेरे सामने बुलवाइए। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो हॉस्पिटल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मेरे सामने बोलने को। जब वो मैडम सामने पहुंची है सीनियर साहब के, तो घबरा के उन्होंने बोला नहीं राजू भाई ने ऐसा नहीं कहा। राजू भाई ने ये कहा कि नहीं हॉस्पिटल को और आपको तकलीफ हो सकती है। बोला मैं तकलीफ मेरी वजह से नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा है कि अपोजिशन के लोगों से आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप किसी एक पक्ष विशेष को लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकती हैं। आपको सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चला रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल को चला रही है। मानव सेवा का काम राजनीतिक दृष्टिकोण से न करें, यही मेरा कहना था उनको, और इसी के ऊपर मैं कायम हूँ आज भी कि मैंने कोई धमकी नहीं थी। ये कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल गलियारों से कहीं ना कहीं मुझे गिरने की कोशिश और गिरने की साजिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं राजू भाई के ऊपर केस करके और उनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस के अंदर उनको उलझा करके उन्हें लोगों की सेवा करने से रोका जाए। पहले भी एक मॉलेस्टेशन के केस में आपको आरोपी बनाने की बहुत जमीन आसमान एक करके कोशिश की गई, नाकाम हुए। तो अब ये एक हरबा चल गया। अच्छा ये बताइए राजू भाई कि आप भले ही कानूनन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन एक अलायंस में देखा जाए तो आघाड़ी धर्म जो आप कहते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी का, आप कांग्रेस में है अभी भी, लेकिन आपकी जो भाभी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी और जीती, ठीक है। तो क्या वजह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष शमीम खान, अन्य मुमरा प्रभाग के अध्यक्ष आश्रीन राउत, जो कि कई मुद्दों पर उन्होंने आपका साथ लिया है, लेकिन इस बार जो है सबके सब मुखालिफ खड़े हुए, बगैर मामले को समझे, बगैर मामले की गंभीरता को, आपकी बातों की संजीदगी को समझे, ये लोग खड़े हो गए आपके खिलाफ। क्या कहेंगे इनके ऊपर आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे वापस 1932 याद आ रहा है, जो नाजियों का जर्मनी था, जो हिटलर का जर्मनी था, जहाँ पर अगर तुम खिलाफ बात करोगे तो या तो गैस चैम्बर में डाल दिए जाओगे, या सैनागॉग के अंदर आपको मार दिया जाएगा, या आपको अरेस्ट करके आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। उसी तरीके से मुमरा कौसा का माहौल है। लोग मजबूरी के अंदर आकर के लोग बातें करते हैं, लोग डर के मारे बातें करते हैं मेरे खिलाफ। मुझे मालूम है कि मैं शमीम खान साहब के लिए मैंने क्या क्या किया है। जब उनके ऊपर एट्रॉसिटी लगी थी तब मैं ही वो शख्स जिसने संजीव जायसवाल साहब के घर पर उनको लेकर के गया था। मैं ही वो शख्स जब उनको टिकट नहीं मिली तो सबसे पहले उनका पुरसाने हाल लेने के लिए उनके घर पर मैं ही मौजूद था। कोई नगर सेवक या कोई इंसान वहाँ पर उनके पास नहीं पहुँचा था। और शमीम खान मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे गांव से भी उनके बहुत अच्छी क्लोज रिलेशंस है और अच्छे इंसान हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के बयान दिया होगा, मगर मैं इसके लिए उनको कोई दोषी नहीं मानता और उनको कोई मैं बुरा भला नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे एक बात कहा है कि अगर दुश्मन भी अगर तुम्हारे सामने अगर खड़ा हो जाए तो उसके साथ ऐसा पेश हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा हो जाए और तुम्हारे लिए दोस्ती पैदा हो जाए। अगर दुश्मनों को जीतना है
और कामयाब होना है तो दुश्मनों को जीतना होगा। तो मेरी यही अदा है और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर कायम रहूँगा। अच्छा राजू भाई, पहले 507 की एक नॉन कॉग्निजेबल यानी एनसी दर्ज होती है, हाँ। और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद वो एपिडेमिक एक्ट 2020 का जो है कोविड-19 का एक्ट जो नया बना है, तो उसकी धाराएं लगा करके फिर इसको नॉन बेलेबल केस बना दिया जाता है। तो घंटे भर में ऐसा क्या उलटफेर हुआ, क्या ऐसे हालात बदले, क्या पुलिस पर दबाव आया, या खुद पुलिस ने इस तरीके का पहले संज्ञान नहीं ले पाई, बाद में ली, या किसी के बोलने पे ली, क्या की, क्या ये पूरा खेल कैसा था, क्या इसका स्पष्टीकरण करेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास हमारे जो कानून है उसके ऊपर है, हमारे जुडिशरी के ऊपर है। मैटर सब जुडाइज है इन कोर्ट के अंदर, मैं वो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक मरतबा पहले एनसी होती है 12 बजे, और बाद में 2 बजे के बाद में ऑफिस के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। कोविड 2020 का एक केस है 3/1A का, जो मेरे ऊपर डाला गया है, जिसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इसके ऊपर पूरा इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव था, दबाव यंत्रणा का इस्तेमाल किया गया है, दबाव ला करके मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई है। मगर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके, तो अल्लाह ने मुझे और ज़्यादा तेज़ी से उभारा है और ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकाल के लाया है। आज आप मेरे ऊपर जो यहाँ जो भीड़ उमड़ी है, जो भीड़ ने मुझे ऊपर प्यार दिखाया है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे मुमरा कौसा के अंदर जो आई सपोर्ट राजू अंसारी करके जो एक हैशटैग चल रहा है, जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सअप के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो लोग हैं, जो मैं नहीं समझता हूँ कि इतने सारे मेरे चाहने वाले थे पूरे मुमरा कौसा के अंदर, आज वो लोग खुल करके मेरे सामने आए, मेरे साथ में आए हैं। मैं उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इतने सारे लोग मेरे साथ में खड़े हैं, और मैं भी इंशाल्लाह जब हक की बात करने की बात आएगी तो मैं कभी जेल से और लॉकअप से डर करके पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अगर मुझे किसी को एडमिट कराने के लिए, किसी के घर के अंदर राशन भरने के लिए, किसी का पेट भरने के लिए या किसी को दवाएं दिलाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो मैं बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। राजू भाई, जैसे कि आपने बताया अभी दूसरे मीडिया से बात करते हुए, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हैं, इनको आप उनके स्ट्रगल पीरियड से आज मंत्री बनने तक का जानते हैं, काफी करीब भी रह चुके हैं आप। 11 साल तो अब उनको हो गया, ये तीसरा टर्म चल रहा है उनका 15वें साल का। तो क्या आपको लगता है जितेंद्र आव्हाड कच्चे कान के हैं? मैं इसके ऊपर शायद कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है वो होंगे, हो सकता नहीं होंगे, और बहुत मैच्योर इंसान है, क्योंकि मैंने उनके साथ में काम किया। जब वो यूथ कांग्रेस के अंदर थाना के अध्यक्ष थे, जब वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष 1995 में बने, तो मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया था दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट के अंदर। वो मेरी ही गाड़ी के जिप्सी के ऊपर वो बैठ करके एयरपोर्ट से लेकर के थाने तक आए थे। तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत मैच्योर इंसान है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई होंगी उनसे, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो रही होंगी, जिसकी वजह से हम दोनों के अंदर दूरियाँ बढ़ी हुई हैं। मगर मैं नहीं मानता हूँ कि वो कच्चे कान के हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग उनको गलत मैसेज दे रहे होंगे, गलत तरीके से उनको वर्गला रहे होंगे, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं, मगर मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं आज भी उनको अपना नेता मानता हूँ। ये दूरियां जो है वो नजदीकियां में बदल जाए फिर एक बार, क्या करेंगे इसके? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे एक एमपी थे बिहार के, तस्लीमुद्दीन साहब, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, शहाबुद्दीन साहब ने एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सर जो है कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और मेरा भी यही दावा है, ये सर जो है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा और किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर मुझे झुकना है तो प्यार से जीतो। मैं प्यार से आपके साथ में खड़े रहने को तैयार हूँ। आप अगर एक कदम प्यार का बढ़ाओगे तो मैं 4 कदम प्यार के आपके सामने बढ़ाने को तैयार हूँ।